विद्यार्थी मित्रों, आज का अपना टॉपिक है ऑनलाइन व्यवहार। अपने चैप्टर 4 में सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ देखिए ऑनलाइन व्यवहार के बारे में हम चर्चा करते हैं आज। तो ऑनलाइन व्यवहार में पहला पॉइंट है पूर्व खरीदी या विक्रय की अवस्था। यानी जब ऑनलाइन व्यवहार होता है तो उसके पूर्व खरीदी और बिक्री की जब अवस्था होती है तो उस समय उत्पादक क्या करता है, अपने वस्तु का विज्ञापन देता है, अपने वस्तु की जानकारी देता है, कौन कौन सा वस्तु बेच रहा है, कैसी वस्तु बेचेगा, उसकी वो जानकारियां उपलब्ध कराता है अपने ग्राहक को या अपने साथ जुड़े हुए वर्ग को। दूसरा स्टेप आता है क्रय विक्रय की शर्तें। उसके बाद मान लो अगर ग्राहक को समझ में आता है कि भाई ये जानकारी हमको दी गई है, विज्ञापन हुआ है, वस्तु के बारे में जानकारी मिली है, तो उसकी साइट पर जाकर के और वो उन चीज़ों की जिनकी माहिती दी गई है उनका मूल्य जाने या उनकी शर्तें जाने, तो उसके बारे में वो जानकारी अपना अवगत कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसके बाद तीसरा स्टेप आता है माल और धन का भुगतान। तो देखा जाए तो ये जो उपरोक्त दो अवस्थाएं हैं, पूर्व खरीदी विक्रय की अवस्था और क्रय विक्रय की शर्तें, ये जो दो अवस्थाएं हैं ये सूचना से संबंधित है। यहाँ भी सूचना और जानकारी है, यहाँ भी सूचना और जानकारी है। अब जो तीसरा स्टेप है, ये अवस्था जो है यह वस्तु और धन राशि का आदान प्रदान की अवस्था है। अब यहाँ पर ग्राहक वस्तु पसंद करेगा और पसंद करके वस्तु प्राप्त करेगा और धन राशि का भुगतान करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर धन राशि और वस्तु की जो है आदान प्रदान की व्यवस्था है। यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यवहार किया जाता है तो प्रक्रिया शीघ्रता से और कम खर्च में हो जाती है। यह समग्र प्रक्रिया ग्राहक के दृष्टिकोण से अगर हम प्रस्तुत करें तो फिर इसके लिए भी 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है पंजीकरण। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि ग्राहक को योग्य साइट पर या एक योग्य ऐप डाउनलोड करके, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसा उसको जहां भी जाना हो तो ऐसी जगह पर जाकर के वो उनको डाउनलोड करके उसको पंजीकरण करवाना पड़ता है। और पंजीकरण के अंतर्गत वो फॉर्म भरकर पंजीकरण करवा सकता है अथवा पंजीकरण करवाना अर्थात विक्रेता क्या करता है, ऑनलाइन खाता खुलवाता है। अब जैसे उसको अमेजोन से वस्तु खरीदना है तो अमेजोन ऐप में जा करके वह ऑनलाइन खाता वहां खुलवाता है और उसके लिए वो साइन अप करता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है साइन अप करना। तो साइन अप करता है जिसके अंदर वो ई फॉर्म भरता है, जिसके अंदर उसका नाम, पता, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अन्य सारी जानकारी माहिती मांगी जाती है और उसको उसके अंदर वो फिलअप करता है। और फिलअप करके फिर उसको सामने एक पासवर्ड दिया जाता है और ये पासवर्ड जो सुरक्षित होता है। अगर पासवर्ड का उपयोग किया जाता है तो इससे अन्य व्यक्ति उसको लॉगिन नहीं कर सकता है या अन्य व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ग्राहक के दृष्टिकोण से पहला स्टेप आता है पंजीकरण। अब उसका पंजीकरण हो गया, मान लो अमेजोन में है तो उसने पंजीकरण करवा लिया। अब पंजीकरण करवाने के बाद फिर वह ऑर्डर देगा। ऑनलाइन खरीदी करते समय विविध वस्तुओं के लिए वो शॉपिंग कार्ट होता है। आप जैसे मॉल में खरीदी करने जाते हो तो मॉल में खरीदी करने जाते हो तो आप एक एक वस्तु खरीद करके काउंटर पर नहीं जाते हैं। जैसे आपको 10 वस्तु चाहिए तो 10 वस्तु आप एक बास्केट में लेकर के 10 वस्तुओं को और फिर इकट्ठा काउंटर पर जाते हैं और 10 वस्तु का बिल बनवा लेते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन जब शॉपिंग आप करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर ऑर्डर देते समय एक शॉपिंग कार्ट का उसमें ऑप्शन होता है। तो उसके अंदर ऐड कार्ट ऐसा उसमें ऑप्शन आता है। तो जैसे आप वस्तु पसंद करिए, जैसे आपने साबुन पसंद किया तो उसको ऐड कार्ट, उसको क्लिक करिए तो कार्ट में जो है वो जुड़ जाएगा। फिर आपने पसंद किया दूसरा टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट आपने उसके अंदर ऐड किया तो और यहाँ आपको ऐसा निशान दिखाई देगा राइट साइड कॉर्नर पर और वहां पर सबसे ऊपर टॉप पर वहां पर जितनी वस्तु आप करेंगे वहां 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसके अंदर ऐड होता जाएगा। जैसे आपने 10 वस्तुएं उसमें पसंद किए तो यहाँ पर 10 वस्तुएं बताएगा कि यहाँ पर 10 चीजें कार्ट में ऐड हो चुकी हैं। तो इस तरह इसको बोलते हैं शॉपिंग कार्ट। तो शॉपिंग कार्ट के अंदर के शॉपिंग कार्ट का मतलब हुआ
ऑनलाइन क्रय करते समय क्रेता द्वारा पसंद की गई वस्तु की सूची, यानी क्या क्या वस्तु पसंद किया उसकी सूची इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इस शॉपिंग कार्ट में खरीदी की सूची तैयार करने के पश्चात अगला विकल्प आता है धनराशि का भुगतान करना, और उसके लिए भी अलग अलग विकल्प की व्यवस्था की जाती है। तो उसके बाद आता है धन की व्यवस्था। धन की व्यवस्था कैसे करना या धन का भुगतान की व्यवस्था कैसे करना। यहाँ पर धन का भुगतान समझिए उसको आप, धन का भुगतान, तो ये धन भुगतान की व्यवस्था है। भुगतान की व्यवस्था में आप कैश ऑन डिलीवरी, यानी आपके घर पर आपके पते पर माल पहुंच जाए तो वहां आप कैश पेमेंट कर दीजिए। दूसरा है चेक से व्यवस्था है। तीसरा है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, गूगल पे है, डिजिटल कैश है। ऐसे तमाम सारे आपको पेमेंट करने की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, उनके बारे में जानते हैं। धन का भुगतान की प्रक्रिया, पहला है जैसे कैश ऑन डिलीवरी, तो सीओडी। तो कैश ऑन डिलीवरी में क्या है कि धन की राशि का ये भुगतान में इस पद्धति में मंगवाए गए पते पर वस्तु जब प्राप्त हो जाए तब आपको वहां पर कैश का भुगतान कर देना है। तो यानी आपको वस्तु मिल जाए फिर आप उसको रोककर भुगतान कर दें। उसके बाद है चेक। चेक की व्यवस्था में क्या होता है कि जो क्रेता है वो विक्रेता के खाते का चेक देता है, और जब चेक की राशि विक्रेता के खाते में जमा हो जाती है तब विक्रेता जो है वह वस्तु जो है क्रेता को पहुंचा देता है या क्रेता को दे देता है। उसके बाद है तीसरा नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर के अंतर्गत वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से धनराशि का भुगतान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्थानांतरण की सुविधा होती है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। क्रेता जो है अपने खाते में से ऑनलाइन ट्रांसफर करता है विक्रेता के खाते में। तो इस तरह से क्रेता के द्वारा पैसा विक्रेता के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। और जब ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो पैसा ट्रांसफर होने के बाद विक्रेता जो है धनराशि ट्रांसफर हो जाने के बाद माल उसको भेज देता है और उसको माल क्रेता को मिल जाता है। उसके बाद एक चौथा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, यह है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बात करें तो ये प्लास्टिक द्रव्य माना जाता है। तो प्लास्टिक द्रव्य है, आप देखे होंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड प्लास्टिक का कार्ड होता है, तो प्लास्टिक द्रव्य माना जाता है। और ऑनलाइन जो है इसके अंदर मुद्रा की व्यवहार इसके अंदर भी होता है। ये कार्ड ऑनलाइन मुद्रा की व्यवहार के लिए विशाल पैमाने पर उपयोग किया जाता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, सीसी यानी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो होता है इसके अंदर कार्ड धारक को साख का समय दिया जाता है, 50 दिन, 30 दिन, 32 दिन, जो भी बैंक दे उतने दिन में उसको पेमेंट अदा करना होता है। तो यानी उसके खाते में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन उसको बैंक साख देती है कि आप 52 दिन या 50 दिन में पैसा पेमेंट करना है। तो जब वो खरीद लेगा तो 50 दिन के पहले उसको पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से निर्धारित समय में उसको पैसा यानी भुगतान कर देना पड़ेगा बैंक को। और जो डेबिट कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड में क्या होता है कि इस धारक को व्यक्ति के खाते में रकम जमा होती है उतनी रकम की ऑनलाइन खरीदी कर सकता है, उससे ज्यादा की खरीदी करने का उसको अधिकार नहीं है और न खरीदी कर सकता है। जैसे उसके खाते में 10,000 बैलेंस है तो 10,000 तक वो अपने खाते में से जो है डेबिट कार्ड द्वारा रकम जमा कर सकता है। और क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, इसकी लिमिट होती है। जैसे मान लो 50,000 की लिमिट है तो 50,000 की लिमिट में वो खरीदी कर सकता है, लेकिन वो 50,000 उसको बैंक को निर्धारित समय में लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा रकम का भुगतान होता है। अब आता है अगला पॉइंट है डिजिटल बैंक। डिजिटल कैश के अंदर यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसमें मात्र साइबर स्पेस को बोलते हैं इंटरनेट विश्व में ही अस्तित्व में है। इस प्रकार की मुद्रा में कोई भौतिक अस्तित्व या स्वरूप नहीं होता है, परंतु बैंक वास्तविक मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के उपयोग की सुविधा देती है। ग्राहक द्वारा बैंक को आवश्यकता अनुसार डिजिटल कैश जितनी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है, जितना उसको जरूरत है उतनी मुद्रा का उसको भुगतान करना पड़ता है। और उसके बाद ई कैश का फॉर्म संभालने के लिए संभालने वाली जो बैंक होती है ग्राहक को विशिष्ट सॉफ्टवेयर प्रदान करती है या भेजती है, और ऑनलाइन क्रय के लिए यह डिजिटल कैश उपयोग किया जा सकता है। अब आता है
व्यवहारों का संरक्षण, अगला पॉइंट इसमें आता है व्यवहारों के संरक्षण के बारे में। तो व्यवहारों के संरक्षण के बारे में आप समझें पहले कि व्यवहारों का संरक्षण परंपरागत वित्तीय जो व्यवहार है उसकी तुलना में जो ऑनलाइन व्यवहार है ये जोखिम भरा है। हमारा परंपरागत क्या है कि दुकान पर गए, वस्तु खरीदे, पैसा दिए, एकदम सेफ, उसमें कोई भी जात का जोखिम नहीं है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन व्यवहार कर रहे हैं तो इसके अंदर जोखिम भरा हुआ है। जोखिम कैसा हो सकता है? वो आर्थिक हो सकता है या मानसिक हो सकता है। तो ऐसा कोई भी जोखिम इसके अंदर हो सकता है क्योंकि इसका गलत या दुरुपयोग हो सकता है। तो जोखिम के ऐसे 3 प्रकार हो सकते हैं। एक है व्यवहार संबंधी जोखिम, दूसरा है जानकारी संबंधी जोखिम, तीसरा है बौद्धिक संपत्ति या गुप्त जानकारी का जोखिम। ऐसे 3 प्रकार के जोखिम इसके अंदर हो सकते हैं। तो समझते हैं जरा जोखिम कौन कौन से हैं। तो पहला जोखिम देखिए इसके अंदर, व्यवहार के जोखिम के सामने रक्षण। तो व्यवहार का जोखिम क्या है? तो ऑनलाइन व्यवहार में ग्राहक ने ऐसा होता है कई बार ऑर्डर नहीं दिया है, ग्राहक ने ऑर्डर नहीं दिया है, ऐसा विक्रेता कई बार बताता है कि भाई तुमने ऑर्डर नहीं दिया है। और कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक ने ऑर्डर दिया है, विक्रेता को पता नहीं है, तो ग्राहक बताता है कि भाई हमने ऑर्डर नहीं दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन व्यवहार में ग्राहक ने ऑर्डर नहीं दिया है ऐसा विक्रेता बतलाता है, तो कभी ग्राहक ये बताता है कि उसने ऑर्डर नहीं दिया है। इसके अलावा अगला क्या समस्या खड़ा होता है? अगला समस्या है कि माल सही पते पर नहीं पहुंचता है, या पहुंचता है तो वो योग्य गुणवत्ता वाला नहीं होता है, ऐसी शिकायत भी मिलती है। तो इस सब जोखिमों के निवारण के लिए एक ही रास्ता है कि व्यवस्थित पंजीकरण करें। अगर व्यवस्थित ढंग से पंजीकरण करेंगे तो फिर ये व्यवहार के सामने जोखिम का रक्षण मिलेगा। यानी व्यवस्थित पंजीकरण के अंदर योग्य पता लिखना, योग्य नंबर लिखना, सही जानकारी देना, और सबसे उचित तो ये है कि यहाँ पर सुस्थापित बिक्री साइट पर ही आप खरीदी बिक्री करें, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जो प्रतिष्ठित हैं या जो सुस्थापित हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसी साइटों पर, कोई भी चीला चालू साइट पर आप जो है व्यवहार न करें। तो ऐसा करने से आप जो है व्यवहार के सामने रक्षण पा सकते हैं। अब आता है सूचना संग्रह के जोखिमों के सामने रक्षण। सूचना संग्रह के जोखिम में सामने रक्षण में सूचना के संदर्भ में अनेक जोखिम होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, कई बार क्या होता है कि महत्वपूर्ण जानकारी स्वार्थ के उद्देश्य से या कोई अपना मजा लेने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए चोरी कर लेता है या उसको बदल देता है, तो ऐसा हो सकता है। अथवा आपने सुना होगा वायरस और हैकिंग शब्द से आप अच्छी तरह परिचित होंगे क्योंकि आप कंप्यूटर और लैपटॉप से परिचित हैं और मोबाइल से परिचित हैं। वायरस जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम में अपनी नकल खड़ी करता है, यानी एक जैसी कई फाइल बना डालता है और अगर कोई फाइल चाहे तो उसको बिगाड़ भी सकता है। और कई बार स्क्रीन पर आपको तरह तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो सब वायरस के सिम्टम हैं कि आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में वायरस आ चुका है। तो इस तरह वो क्षति पहुंचाता है। वायरस स्क्रीन में जब प्रवेश करता है तो कंप्यूटर्स में रुकावट पैदा करता है, यानी आपका जो भी काम होगा कार्य में अभी आपके रुकावट पैदा होता है और निर्धारित फाइल आपकी जो है जिस आपके लिए जरूरी है वो फाइल की क्षति पहुंचा देता है या संपूर्ण सिस्टम खत्म कर देता, नष्ट कर देता है। तो इन जोखिमों को निवारण के लिए आपके पास है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपको ऐसे वायरस और हैकिंग से आपको रक्षण देता है और उसके सामने प्रतिरक्षा आपको प्रदान करता है। इसके बाद आता है बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता जोखिम के सामने रक्षण। यहाँ पर आप एक चीज समझें कि इंटरनेट एक खुला मंच है, यहाँ पर कोई भी आए कोई भी जाए यहाँ पर, यानी यहाँ पर किसी को कोई प्रतिबंध, किसी तरह कोई बाध्यता नहीं है। और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ जानकारियां इंटरनेट पे रख दी जाएं तो वो क्या हो जाती हैं, सार्वजनिक हो जाती हैं। अगर कोई भी जानकारी यहाँ रख दी गई और उसको गोपनीय है तो उसको फिर सार्वजनिक होते देर नहीं लगता है, तुरंत वो जो है ऑनलाइन सार्वजनिक हो जाती है। ऑनलाइन व्यवहार करते समय हम लोग माहिती देते हैं, ईमेल देते हैं, पता देते हैं, फोन नंबर देते हैं, पासवर्ड देते हैं।
तो ये सब जानकारियां गुप्त होनी चाहिए। अगर ये सब गुप्त नहीं है तो फिर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जानकारी अगर सार्वजनिक हो गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो इस प्रकार जानकारी का दुरुपयोग होने की इसमें बहुत बड़ी संभावना रहती है। इसलिए इसके लिए एक रास्ता है कि समय समय पर पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के टॉपिक में हमने 2 पॉइंट आपको यहाँ समझाए। पहला है ऑनलाइन व्यवहार, और उसके बाद है ऑनलाइन व्यवहार के साथ साथ आपने देखा कि ऑनलाइन व्यवहार में क्या क्या सावधानियां, क्या क्या परेशानियां, किस तरह से भुगतान और किस तरह से उसका लेन देन होता है, उनके बारे में आपने समझा। और अब अगले वीडियो में हम लास्ट टॉपिक लेंगे, वो है धंधा की प्रक्रिया की बाह्य स्रोत, जिसको कहते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और एक आपको सीखना है KPO, जिसको बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये लास्ट टॉपिक अगले वीडियो में करके और ये चैप्टर हम यहाँ पूरा करेंगे, और आगे फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।